सेंटर ऑफ मास, लेक्चर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में कल बातें की थी, कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज को फिर से बात कर लेते हैं। अगर सिस्टम पर F एक्सटर्नल 0 होगा तो PCM जो है वो कंजर्व्ड रहेगा। सब कुछ जो चीजें होंगी वो इवेंट के हिसाब से लिखी जाएंगी, बिफोर इवेंट एंड आफ्टर इवेंट। क्या क्या स्टेप्स बताए थे वो आपको ध्यान रखना है, सिस्टम आपको डिसाइड करना होगा। PCM कंजर्व्ड है, VCM का फॉर्मूला आपके सामने था, MVCM इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस so on। वो M मल्टीप्लाई कर रहा है सिस्टम को, हमने भूलिएगा मत। और M टाइम सिस्टम डेल RCM इक्वल टू M1 डेल R1 प्लस M2 डेल R2 प्लस on। 3 डायमेंशनल इक्वेशन है, भूलिएगा मत। x y z तीनों एक्सिस हमें ध्यान में रखने हैं इस क्वेश्चंस के लिए। पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है, ये भी बात ध्यान रखनी है। सारी इक्वेशंस ग्राउंड फ्रेम से लिख रहे हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना होता है वो लास्ट लेक्चर में देखा था, रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हमें सिस्टम को डिसाइड करना है कि हम सिस्टम किसको बोल रहे हैं। सिस्टम पर F एक्सटर्नल भी चेक करना है और उसका VCM इनिशियल भी चेक करना है। जनरली डिसाइड हो जाएगा कि F एक्सटर्नल जो सिस्टम पे वो 0 है। VCM डिसाइड करना जरूरी है। क्या डिसाइड करना जरूरी है कि वो इनिशियली 0 है या इनिशियली नॉट इक्वल टू 0 है, ये तय करना जरूरी है। अलग अलग डायरेक्शन में बात करनी होती है, भूलना नहीं है। इसकी बात भी 3 डायरेक्शन में करनी है और इसकी बात भी 3 डायरेक्शन में करनी है। अलग अलग बोलना है, हर बार बोलना आपको कि मैं इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। हालांकि प्रॉब्लम देखते समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम x डायरेक्शन की चल रही है या y डायरेक्शन की चल रही है या फिर z डायरेक्शन की चल रही है या फिर 2D में चल रही है, ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। उसके बाद इनमें से किसी इक्वेशन को पिक करना होगा और उसके लिए जब लिखेंगे तो बिफोर इवेंट और आफ्टर इवेंट की थॉट को लिखना सीखेंगे। कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया था, उस क्वेश्चन को भी रिकॉल कर लेते हैं। m मास का एक प्लैंक है जिसकी लेंथ l है और एक पर्सन खड़ा है स्मॉल m मास का। दिस इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ सरफेस। ये पर्सन चल के यहाँ से यहाँ आया है, ये प्लैंक कितना पीछे जाएगा। हमने कहा कि हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि मान लिया ये x पीछे गया है, जब ये इस एंड पे आया है तो स्टार्टिंग का पहले सिस्टम डिसाइड कर ले। सिस्टम को रिकॉल लिया, सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है, इस पर फ्रिक्शन आ गया, इस पर फ्रिक्शन पीछे। Fx 0 है, VCM इनिशियल 0 था, VCM इनिशियल 0 था तो डेल RCM 0 होगा। VCM इनिशियल 0 का मतलब डेल RCM 0 होगा। अब डेल RCM 0 का मतलब M1 डेल R1 प्लस M2 डेल R2, x के अलोंग लिखना है तो M1 डेल x1 प्लस M2 डेल x2 इक्वल टू 0। कल वाली बात कोई लिखा कुछ खास नहीं है। छोटा m आगे की तरफ गया ग्राउंड के रिलेटिवली l-x और बड़े वाला ब्लॉक x पीछे गया तो इसको नेगेटिव, टेकिंग दिस साइड पॉजिटिव। वी हैव मेंशनड दिस टू थिंग्स इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई ml अपॉन m प्लस m। ये कल वाली बात तक की बात लिखी हुई है। जानना चाहूंगा कि आप सबको समझ में आ गया क्या? यस सर, सभी को क्लियर हो गया होगा? Yes, कौन सी चीजों को बड़ी चीज इसके अंदर है ही नहीं। क्या तुम सबको क्लियर हो गई है? पक्का बोल दीजिए। यस सर। इस क्वेश्चन को दोबारा से कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करके बात कहेंगे, देखते हैं क्या चीज आती है सामने। देखिएगा ये 40 किलोग्राम की एक स्लैब ले ली हम लोगों ने, प्लैंक ले लिया है जिसकी लेंथ मान लेते हैं 10 मीटर लॉन्ग है। यहाँ पर एक किड है जिसका नाम रख लेते हैं A और इस किड का मास रख लेते हैं हम लोग 20 kg। ये दूसरा किड हो गया B जिसका मास हम लोग ले लेते हैं 30 kg। ये इधर से इधर और इधर से इधर जा रहा है। क्वेश्चन की वर्डिंग क्या मेंशन कर लेते हैं, A and B interchanged their positions, find shift of plank।
अब शिफ्ट ऑफ प्लैंक के अंदर आंसर में न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ राइट और लेफ्ट में मेंशन होगा कि राइट में शिफ्ट हुआ या फिर लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, ये भी मेंशन पक्का होगा। यस सर। तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। आप लोगों को ट्राई करनी है एक बार, आप लोगों के पास 2 मिनट है, फटाफट डायग्राम बनाइए और सॉल्व कीजिए। याद रखिए सारी डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड टू ग्राउंड नापनी होती है। सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट्स रिलेटेड टू ग्राउंड मेजर करनी होती है। सारे सरफेस स्मूथ है? नहीं, सारी सरफेस स्मूथ नहीं है। ये वाली सरफेस स्मूथ है, ये इंटरचेंज में मतलब चल के गए हैं तो ये सरफेस रफ होनी जरूरी है। सबसे पहले क्या तय करना चाहिए, फटाफट आंसर नहीं निकालना, स्टेप पर छोड़ना। सबसे पहले क्या तय करना होता है, सिस्टम किसको बोलोगे, a प्लस b प्लस c चीजों को बोलोगे, मतलब a और b तो होंगे साथ में प्लैंक का सिस्टम है। उससे क्या होगा, इसका फ्रिक्शन वो इंटरनल हो गया मामला सारा का सारा। तो f नेट x के लॉन्ग 0 हो गया, f नेट x के लॉन्ग दूसरा सब शुरू हो चुका है। सिस्टम डिसाइड किया, फ्रिक्शन देख लिया, इंटरनल हो गया। VCM इनिशियल कितना था, 0, स्टार्टिंग में रुके हुए हैं। यस सर। तो VCM इनिशियल 0 है, VCM इनिशियल 0 है तो डेल RCM कितना आएगा, 0। डेल RCM पक्का 0 आएगा क्योंकि पोजीशन को इंटरचेंज करवाना है। अब पोजीशन को अगर इंटरचेंज करवाना है तो डिस्प्लेसमेंट्स लिखने, डिस्प्लेसमेंट का एक ही फॉर्मूला लिखा अब तक आप लोगों ने, m1 डेल r1 प्लस m2 डेल r2 प्लस m3 डेल r3 इक्वल टू कैपिटल M टाइम डेल RCM। डेल RCM 0 है क्योंकि VCM 0 है। जो बोला तुम सबको समझ में आया है क्या यार? यस सर। तो अब इसको लिखना है तुम लोगों ने मैथमेटिकली। इसको मैथमेटिकली लिखना है। कोई तुम में से डायरेक्टली एक लाइन लिखवा सकता है क्या, 20 into what, 30 into what and 40 into what value equal to what? आप इसको आगे भेजना चाहते हैं पीछे भेजना चाहते हैं, तो ये डिसाइड कर लीजिए। आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको या तो राइट में मानेंगे या लेफ्ट में मानेंगे। आपने किसी ने कहा कि यार ये भारी है, इसको इधर मान लेते हैं, इन दोनों में तो ये भारी है ना, तो ये फ्रिक्शन पे ये ज्यादा जोर लगाएगा यहाँ पे, इसके हिसाब से दिमाग में आ गया और फिर भी तय नहीं कर पाते तो इसको तुम इधर मान लो। हमने इसको राइट में माना, अगर राइट में माना तो थोड़ी देर के बाद प्लैंक यहाँ दिखाई देगा, है ना, में जवाब दो। तुम यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे B और यहाँ लिखोगे A, क्योंकि B और A इंटरचेंज हो गए और तुमने इसको X से शिफ्ट आगे मान लिया। अब वैल्यूज भरते हैं, 40 वाले के साथ तो प्लस X आ जाएगा। यस सर। 20 वाले के साथ क्या लिखोगे, 20 वाला यहाँ तक आ गया, यहाँ तक ग्राउंड में L प्लस इसका मतलब 10 प्लस X आ गया। हमें तो X निकालना है ना, L क्यों झेल रहे हैं हम लोग, हम सीधा नंबर पूरे लिखे जो नंबर हमारे पास है। 30 वाले के साथ क्या लिखोगे, 10 माइनस x लिखो तो आंसर आ जाएगा। क्या सोच समझ के जवाब देना यार, ये सही है गड़बड़ है इसमें, x माइनस 10 होगा। ये बोलना चाहिए 10 माइनस x के साथ आप क्या करो जी, एक नेगेटिव लगाओ जी, क्योंकि ये इस तरफ का है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है। हमने इस साइड को पॉजिटिव लेके बात की है क्योंकि बीच में एक स्टेप क्या था, चूज रेफरेंस। आप पॉजिटिव किसको मानते हैं आपको बताना पड़ेगा। अब ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, लेकिन इसका मतलब ये इधर जो आया वो 10 माइनस x है। देखना भैया, अगर ये नहीं हिलता तो 10 आता है, लेकिन ये x वापस चला गया तो इधर आया 10 माइनस x, लेकिन इस 10 माइनस x को लिखना कैसा है, नेगेटिव लिखेंगे। आया ना, मुझे जवाब दीजिए भैया। लिखने के एक्यूरेसी के अलावा कुछ नहीं है, बाकी इक्वेशन है बराबर में। यहाँ पे 90 टाइम कितना ये हो गया, m1 डेल r1 m2 डेल r2 m3 डेल r3 डिवाइडेड बाय कैपिटल M को बराबर में लेके बराबर m टाइम डेल RCM 0 है क्योंकि VCM 0 था, क्योंकि VCM 0 है तो डेल RCM तो 0 होगा, सेंटर मास तो शिफ्ट नहीं होगा। तो कैलकुलेशन भी देखते क्या आती है, 200 तो ये हो गए, माइनस के 300 ये हो गए,
इधर से x वाला बनना बराबर 0, x को करेक्ट कर देते हैं, नेगेटिव होंगे कोई बात नहीं, x को करेक्ट करते हैं, 20x नेगेटिव हो गई जी, ये माइनस माइनस प्लस का 30x था, तो उधर आके माइनस का 30x, ये माइनस का 40x, साइन में जवाब दे दीजिए। ये माइनस का 100 था तो प्लस का 100 लिख देते हैं क्योंकि ये भी नेगेटिव बचा था, ये 90x आ गया, x की वैल्यू आ गई 10/9 मीटर। जवाब दे दीजिए कि आप सब बच्चों को आंसर समझ में आ गया? Yes, sir. पॉजिटिव आंसर आया implies plank shifted right side। आयन हमें जवाब दो, प्लैंक शिफ्टेड राइटवर्ड्स का तुम सबको समझ में आ गया क्या यार? Yes, sir. मुश्किल तो नहीं है मामला? No, sir. कोई समस्या, कोई किंतु, कोई परंतु तो बताइए जी। सिंपल मैथमेटिक्स है, वो मुश्किल नहीं है। ध्यान से नोट कर लीजिए, कुछ पूछना तो कुछ नहीं, कुछ बताना तो बता दीजिए, कुछ पूछना तो पूछ लीजिए, कुछ बताना है तो बता दीजिए। बड़ा समझ में आ गया तुम सबको ना? Yes. मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस से जो डिमांड करेंगे चीजें, मुश्किल नहीं है, बट ये चीजें प्रैक्टिस डिमांड करेंगे। Self care is the best. जवाब दीजिए, आपको सेंटर मास के शिफ्ट का क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. अब मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो इससे आसान क्वेश्चन होंगे, इससे आसान क्वेश्चन। मुश्किल तुमने देख लिया, इस तरह की शिफ्टिंग में मुश्किल तुमने देख लिया, अब इससे आसान क्वेश्चन ले लो। ये मुश्किल क्वेश्चन थे, अगर ये समझ में आते तो उनके जवाब तुम आसानी से दे पाओगे। फॉर्मूला मत भूलना, कैपिटल M टाइम डेल RCM इक्वल टू M1 डेल R1 प्लस M2 डेल R2। सर हमें क्या पता डेल R लिखना है, डेल V लिखना है? डिमांड से समझ में आ रहा है ना कि इंडिविजुअल एलिमेंट शिफ्ट हो रहे हैं, डेल R1 डेल R2 डेल R3 डेल R4 ऐसे कमेंट दिखाई दे रहे हैं हमें मानते हुए, बराबर M टाइम डेल RCM, इसका कोई और फॉर्मूला नहीं है। इस शिफ्टिंग की दूरियों में जब बात कर रहा है तो कोई और एक्सप्रेशन बन ही नहीं सकता। यस और नो में जवाब दीजिए। और वेलोसिटी की बात कब आएगी वो धीरे धीरे सामने आ जाएगा। इस क्वेश्चन को इरेज करता हूं और आसान क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अब क्वेश्चन पूछने वाला हूं वो कंपैरेटिवली ही आसान क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में एक आधा क्वेश्चन में शायद दिक्कत आए, वो भी आप लोगों पे डिपेंड करेगा कि दिक्कत आती है या नहीं आती है। चेक कीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये 3 किलोग्राम का मास लिया मैंने, या 4 किलोग्राम का मास लिया मैंने, और 6 किलोग्राम का मास लिया मैंने। इनके बीच की डिस्टेंस यदि आप लोगों को मैंने 10 मीटर की। पहला आसान सा क्वेश्चन है ना, दो ही पार्टिकल है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? कहां पर होगा पूछो तो कहां पर जवाब दो, कोऑर्डिनेट जवाब दो। ये ओरिजिन है, ये 0 0 लिख दिया, ये कोऑर्डिनेट गिवन आपको, और कह रहा है सेंटर ऑफ मास निकाल दो। तो तुम ये काम पहले कर चुके हो, कौन सा फॉर्मूला लिखोगे? सेंटर ऑफ मास का पहला फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, याद है क्या? तो पार्टिकल सिस्टम के लिए बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। सिग्मा m1 r1, तो सिग्मा m1 r1 तो बोल mi r1 बोल रहे तो या तो m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये xcm है, इसका ycm को 0 आएगा ही आएगा। ये 10 से 10 कट गया तो xcm की वैल्यू 6 मीटर आ गई। सेंटर ऑफ मास यहां से 6 मीटर पर आ गया। क्या तुम्हें सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करना आ गया क्या भैया? फॉर्मूला याद आ गया क्या यार? अरे याद आया क्या? xcm का फॉर्मूला था m1 x2 plus m2 x2 plus m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 plus m2 plus m3 plus so on। वही तो पार्टिकल है।
सेंटर मास तो निकालना आ गया था, पहले ही आ गया था, भूल गए। मैंने तुम्हें क्या कहा कि शायद पहला क्वेश्चन तुम भूल जाओ, क्योंकि ये चीज अभी रिथमेटिक नहीं चल रही तुम्हारी, काफी टाइम हो गया पढ़े हुए इस चीज को, तो तुम लोगों ने रिवाइज नहीं किया तो भूल गए। लेकिन अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो आसान क्वेश्चन है, ढंग से सुनना भैया। इसके लिए सेंटर ऑफ मास पता हो, ये जरूरी नहीं है, सुन रहे सारे जने। सेंटर ऑफ मास कहां है ये पता हो जरूरी नहीं है, क्वेश्चन की डिमांड पे जाना। चाहे कोऑर्डिनेट पता है नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से, क्वेश्चन की वर्डिंग समझना। क्वेश्चन की वर्डिंग लिख रहा हूं, डायग्राम में दिया गया, कहते हैं 4 किलोग्राम इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट बाय 1 मीटर, टुवर्ड्स राइट बाय 1 मीटर। क्लियर है जी? फाइंड by what distance COM will be shift, इसको नहीं लाया है। अब आपके पास फिर क्वेश्चन आ गया डेल x1 डेल x2 डेल xcm। अब ये पहचान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साफ दिया है कि सेंटर मास शिफ्ट हो रहा है, सेंटर मास शिफ्ट होगा, इसको नहीं लाया, इसको तो शिफ्ट होगा ही होगा। आना में जवाब दे दीजिए। सेंटर मास तो शिफ्ट होगा ही होगा। क्या तुम सबको बात समझ में आ रही है? पक्का बोल दीजिए। अब जो बात बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सीखना। इसका कहीं पर भी इस बात से लिंक नहीं है कि एफ नेट 0 होना चाहिए। ये आरसीएम की डेफिनेशन थी। आप सबको पता होना चाहिए कि ये एक्ससीएम का फॉर्मूला है, m1 x1 plus m2 x2 plus so on divided by m1 plus m2 plus so on। ये तो एक्ससीएम की डेफिनेशन है जी। यस सर। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो डेल xcm इक्वल टू m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2। ऐसी बात बोलने के लिए बेसिकली मुझे इस प्रॉब्लम में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि मैं f नेट 0 बोलूं। आया ना? मुझे जवाब दे दीजिए। f नेट इक्वल टू 0 तो बोलना था ही था, लेकिन यहां पर भी डेल xcm का फॉर्मूला भी वही ट्रू है। इसमें कोई इवेंट जो कर रहे हो आपके सामने कि शिफ्ट किया, सेंटर मास शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है तो डेल xcm की इक्वेशन ये वाली बनेगी। इस इक्वेशन का यूज यहां करना सीखना है। ये पूरा मास यहां पर आ जाएगा, तो m टाइम डेल xcm इक्वल टू m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2। पूरा मास है 10 kg, डेल xcm निकालना है बराबर मास 1 को शिफ्ट किया है 1 मीटर से, और डेल x2 इस प्रॉब्लम में मैंने 0 लिया, उसको हिलाया ही नहीं, तो डेल xcm की वैल्यू कितनी आ गई? 4/10.4 मीटर, 0.4 मीटर। कितनी आ गई डिस्टेंस? 0.4। थोड़ा दोबारा से सीखिएगा इस बात को कि अब 4 और 6 केजी के मासेस के बीच की दूरी कितनी रह गई है? 0.4 मीटर कम की तो 9.6 मीटर रहेगी। इसको 0.4 मीटर से कम किया था। वापस सेंटर मास निकाल लो, तो सेंटर मास जिस जगह पे हम लोग अब शिफ्ट कर रहे हैं, एक सेकंड मैंने गलत किया एक काम, ये 9.6 नहीं रही, उसको 1 मीटर शिफ्ट किया था, ये 8 मीटर रह गई, डिस्टेंस 10 था, 8 मीटर डिस्टेंस रह गई थी। हाँ जी, अच्छा 1 मीटर शिफ्ट किया था, ठीक है, मैं 9 में से माइनस कर गया, 9 मीटर डिस्टेंस रहेगी। राइट जी? अब 9 मीटर से सेंटर मास निकालोगे तो अपने आप ये चीज प्रूव हो जाएगी कि सेंटर मास जहां पर लोकेट कर रहे थे उससे 0.4 आगे आएगा, उस कोऑर्डिनेट से 0.4 आगे आएगा। लेकिन कैसे इस इक्वेशन का यूज किया गया तुम सबको समझ में आ गया यार। m1 del x1 plus m2 del x2 plus so on equal to m time del xcm। क्लियर है तुम सबको? यस सर। नोट कीजिए, यहां तक की चीजें बच्चों। चलिए जी, तो ये प्रॉब्लम में समझ में आ गई है शिफ्ट को लेके। एक आधा क्वेश्चन और करते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया जनरेट हो जाए आप लोगों के दिमाग में क्या सॉल्व होते प्रॉब्लम्स। इस साइड में रेज करो जी, इसको भी रेज नहीं करना होगा। चलो वो लिखा पड़ा सॉल्यूशन, ये तो सेंट्रल मास निकाला था, सॉल्यूशन वो पड़ा इसका।
इसकी जरूरत तो है ही नहीं हमें। यस सर। नया क्वेश्चन ले रहे हैं, इसका आंसर दीजिएगा, हो सके तो बिना पेन चलाए दीजिएगा। ये 3 किलो का मास है, ये 6 किलो का मास है। सिर्फ क्वेश्चन सुनना और जल्द से जवाब देना। 36 मीटर दूर है। क्वेश्चन की वर्डिंग शॉर्ट में लिख रहा हूं। 3 केजी को आपने राइट में शिफ्ट किया 4 मीटर, 6 केजी को शिफ्ट किया आपने कितना, ये बताना है। सो दैट सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड by 2 मीटर लेफ्ट। कौन बताएगा जी? अरे बड़ी जल्दी सुन रहे सागर, इक्वेशन लिखो बेटा। बोलो भैया। 9 इंटू -2, इस साइड को आपने पॉजिटिव मान लिया, मतलब अभी आप 9 केजी को इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ये साइड पॉजिटिव बोली आपने। 9 इंटू -2 is equals to 3 into positive 4 plus 6 into x। भाई यार तुम तो बड़ा सही कैलकुलेट किया भाई, पटाख से एकदम है -5। हाँ नेक्स्ट गुड भी गुड। किया मैंने सॉल्व है सर। अगर इसमें x को पहले नेगेटिव ले लें तो देख x को कभी भी पहले नेगेटिव मत बोलना इस क्वेश्चन में, क्योंकि तुमको आइडिया नहीं है कि सेंटर मास कई बार जज हो जाएगा कि इधर जाएगा, कई बार जज नहीं होगा। जज नहीं होगा तो फिर साइन अपने आप वो बताएगा कि किस तरफ शिफ्ट हुआ है। ठीक है, ये इस इक्वेशन का एडवांटेज है। इरेज करते हैं प्रॉब्लम लिया। यस सर। ओके, अगर ये इक्वेशन हमने भी सॉल्व किया क्वेश्चन, इसके अंदर मैं शिफ्ट x के अलोंग करने की बजाय तिरछा करूं तो आपके पास YCM की भी इक्वेशन होती है, ZCM की भी इक्वेशन होती है। तो क्वेश्चन सारे इस तरीके के सॉल्व हो जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। तो सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग को लेकर कुछ बातें की हैं, वो कुछ आइडिया हमें समझ में आ गया। क्लियर है जी? कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आपके साथ बात करेंगे वैसे मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में कुछ चीजों के अंदर। अब ध्यान दीजिएगा प्रॉब्लम किस तरीके की बन सकती है। आसान सी प्रॉब्लम से स्टार्ट ले रहे हैं। ये एक 20 केजी का प्लैंक है जो कि स्मूथ सरफेस पे पड़ा है, या स्केटबोर्ड है। एक किड है जिसका मास हम लोग बोल रहे हैं 30 केजी है, who is running with speed 5 मीटर पर सेकेंड। ये 5 मीटर पर सेकेंड से रन करता हुआ आता है, रन करता हुआ आता है और इस पे जंप करता है, हॉरिजॉन्टल जंप करता है और इसके ऊपर चढ़ जाता है, और चढ़ते ही रुक जाता है। चढ़ते इस पे रुक गया, सिस्टम तो आगे चलेगा। तो पूछा गया है by what velocity या by what speed both will move। प्रॉब्लम की नेचर को चेंज मत कीजिएगा, ठीक है ना। प्रॉब्लम को सोचने का तरीका अभी भी वही रहेगा, लेकिन अब शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये वो बातें पूछी नहीं हुई है। मैं जो पूछूं उसके बारे में जवाब देना, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ याद ध्यान होना चाहिए, कहीं ध्यान नहीं होना चाहिए। वैसे 3 मीटर पर सेकंड। वैसे बोल 3 मीटर पर सेकंड से सिस्टम मूव करेगा। तो आंसर निकाल दिया, वेरी गुड बेटा, सही है। अच्छी बात, बिल्कुल सही है। खुश तो बहुत हो गए तुम आज, लेकिन कुछ क्वेश्चन पर मैं पूछ लूं, क्लैरिटी हो जाएगी। आंसर तो सही है, कहीं और निकाल दिया 3 मीटर पर सेकंड, इसका बड़ी बात नहीं निकलेगी इसमें, आसान सी चीज ही सामने आएगी। बट प्रॉब्लम की नेचर को समझिए कि क्या क्या सोच सकते हैं, क्या क्या पता लग सकता है। शुरुआत करते हैं। सिस्टम किसको चूज करोगे? सिस्टम किसको चूज करोगे? बात करते हैं। ये अकेला दौड़ता हुआ आ रहा है, इसको सिस्टम लिया तो फ्रिक्शन को आगे दौड़ा रहा है, जमीन तो हिलेगी नहीं।
फ्रिक्शन को दौड़ा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सेशन की जरूरत नहीं है, बट फ्रिक्शन यहाँ पे जरूर होगा। अब ये दौड़े जा रहे तो दौड़े जा रहे, ये आके कूद गया, कूदते ये दोनों साथ साथ मूव करेंगे, कूदने के जस्ट बाद की इवेंट ये वाली है। तो जो चीज हुई है वो मोमेंटरी हो गई है, जैसे जंप किया और ये चल पड़ा। F बराबर m में तो लग नहीं सकता, आयना में जवाब दे दीजिए, F बराबर m में तो इसमें लग ही नहीं सकता, क्योंकि ये स्पीड तो इंस्टेंटली आ गई। जवाब दे दीजिए, समझ में आ गया सबको क्या? अब अगर चेक करें कि जब ये इस पे जंप करके चढ़ा तो अलोंग x इस पर फ्रिक्शन पीछे लगा और इस पर फ्रिक्शन आगे लगा। सर ये आप कैसे तय करते हो? तो तुम्हें ये तय करना आना चाहिए। बताओ, बंदे पर फ्रिक्शन पीछे और प्लैंक पर फ्रिक्शन मैंने आगे क्यों बताया इस क्वेश्चन में? जब वो जंप कर गया, क्योंकि इसको तो रुकना है लेकिन इसको चलना शुरू करना है, तो चला इसको फ्रिक्शन नहीं सकता। आयना में जवाब दे दीजिए। अगर ये सरफेस भी स्मूथ होती दोनों के बीच की तो ये इसके ऊपर फिसल तो आगे चलाए तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। क्लियर है सबको? इसको तो फ्रिक्शन ही चला सकता था, तो फ्रिक्शन इसको चलाया। अब दोबारा से देखते हैं, सिस्टम किसी एक को लेने का फायदा नहीं है, दोनों को सिस्टम में लेते हैं। दोनों को सिस्टम में चूज किया तो fx नेट 0 है, fx नेट तो 0 आ गया। आयना में जवाब दीजिएगा, क्या चीज 0 आ गई? fx नेट 0 आ गया। मैं अब साथ में क्या तय करना होता है? VCM x इनिशियल। अब VCM x की बात करेंगे, x में मोशन हो रहा है, इसका VCM x इनिशियल 0 है, नॉन जीरो है? नॉन जीरो है। इसका VCM x इनिशियली क्योंकि ये चल रहा है ये नहीं चल रहा, तो m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 से VCM जरूर डिफाइन होगा। यस और नो में जवाब दे दीजिए बच्चों। VCM एक बात होगी, लेकिन अगर VCM कांस्टेंट है तो हम लोगों ने एक बात पढ़ रखी है, क्या पढ़ रखा है कि F एक्सटर्नल 0 हो तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल भी होता है। मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो बिफोर इवेंट मोमेंटम इक्वल टू आफ्टर इवेंट मोमेंटम। अब हमारे पास ये मासेस है, इस साइड को पॉजिटिव मान लेते हैं तो हम लोग P इनिशियल लिखते हैं सिस्टम का। सिस्टम में दो चीजें आ रही है, किड आ रहा है और ये प्लैंक या स्केटबोर्ड आ रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया 30 into 5 plus 20 into 0। फाइनल मोमेंटम दोनों जुड़ चुके हैं आपस में, टोटल मास हो गया 50v, तो 150 इक्वल टू 50v। क्या v की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड आप सबको समझ में आ गई क्या? जब वेलोसिटी की बात आ जाए, बिफोर इवेंट आफ्टर इवेंट निकालने की बात करने की, तो हमेशा मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करेंगे, और ये लिखा हुआ है मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम फाइनल। इस सिस्टम की वेलोसिटी कितनी आ रही है? 3 मीटर पर सेकंड आ रही है। और पहले वेलोसिटी क्या थी? सिस्टम की वेलोसिटी लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। ये वेलोसिटी पहले भी कितनी आ रही थी? पहले भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही आ रही, 3 मीटर पर सेकंड ही आ रही थी। तो VCM पहले भी 3 था, अभी भी 3 है, चेंज नहीं हुआ, क्योंकि F एक्सटर्नल है ही 0, क्योंकि F एक्सटर्नल है ही 0। हाँ ना, मुझे जवाब दे दीजिए बच्चों। यस सर। क्या तुम सबको बातें समझ में आ गई है क्या? यस यस। पक्का बोल दीजिए। यस यस। नोट कीजिए यहाँ तक की चीजें बच्चों। ठीक ठाक सब क्वेश्चन में कहा गया है, तो ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस तरीके का। ये 320 kg की ट्रॉली है, ये 80 kg का पर्सन है, क्या होगा? स्केटबोर्ड इतना होता है 320 ट्रॉली वर्ड यूज किया मैंने, ट्रॉली बोली ना सर, ट्रॉली बोली मैंने, बंदा बोला 80 किलो का, उसमें क्या हाइट बढ़ा दे थोड़ी, नहीं हाइट ही बढ़ाएंगे हम, क्यों बढ़ाएंगे? लेंथ बढ़ा दे। मैं क्वेश्चन पूरा कर लूं? यस पक्का बताओ? यस सर। करते हैं शुरू इसको। एटी केजी पर्सन 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ता हुआ इसके ऊपर चढ़ जाता है। फाइनल वेलोसिटी बतानी सिस्टम की, ये रुका हुआ ये नहीं।
सेम क्वेश्चन है, क्या चेंज आया सर? आपने सिर्फ डाटा तो चेंज किया है, यहाँ 3 और लगा लो और यहाँ 80 कर लो सर 1 है, तो ये 400 हो गया, उधर 400, इधर भी 400 हो गया। तो स्पीड आ गई है 1 मीटर पर सेकंड की। जवाब दे दीजिए कि ये क्वेश्चन Yes, आपको sir. अच्छा समझ तो आपको आ ही रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या हो गया? कुछ क्या चाहता कह रहे? ऑन रिकॉर्ड है, कुछ करनी है? अगला क्वेश्चन पूछते नहीं पूछना? अच्छा अगला क्वेश्चन पूछते हैं, इसको हटाते हैं डायग्राम को। इस द क्वेश्चन ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। ये दौड़ता हुआ आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, इसका मास ले लीजिए आप 20 केजी किड मान लीजिए इसको, छोटा सा बच्चा, कानून की टांगे बनी है तो कोई इलाज नहीं है। ये वही स्केटबोर्ड, इस स्केटबोर्ड का मास लेते हैं हम लोग 10 केजी। ये 1 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड इस तरफ आ रहा है, चढ़ गया इसके ऊपर, फाइनल वेलोसिटी बतानी है। 2 मीटर से इधर को 2 मीटर से 2 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है। लिखवा दो भैया आंसर को, इक्वेशन लिखवा दो मुझे इसकी, बाकी बढ़ी हुई है, चढ़ गया इसके ऊपर। ये 20 into 5 20 into 5 20 into 5 plus 10 into 2 by 10 into minus 2 हो जाएगा, माइनस 2 कह दिया गया, वेरी गुड। minus 2 हो जाएगा, L2 मतलब is equal to 30 हो जाएगा सर। तो ये 100 minus 80 20 80 रह गया, 8/3 इज द आंसर। हाँ जी सर। इंप्रेसिव। वैसे क्वेश्चन सारे 9th क्लास के हैं, दो ही हो रहे थे, दो ही बड़े नहीं सर। सर ये 9 बड़े सर, 9th में क्वेश्चन है वैसे, पता नहीं सर, बड़ी तो नहीं है। तभी तुम्हें दिक्कत आ रही है। कहीं नहीं थे, 9 की बात है। 9 से अच्छा, अब शर्त लगानी हो तो ये कहना चाहते हो? नहीं सही है सर। ये कहा जा सकता है कि तो बहुत आसान चीज है सर, क्या करें? यस सर। बस करते चले जाओ, कुछ नहीं है इसमें खास। देख रहे तुम सामने हाँ जी सर। स्टार्टिंग क्वेश्चन ऐसे बनेंगे तुम्हारे, स्टार्टिंग में जो देख रहे हैं। मेंटल कंजर्वेशन देखना आना बहुत जरूरी है वैसे, जो दिखाया जा रहा है इस टाइम पे। ग्रेजुअली लेवल रेज होगा क्वेश्चंस का। बात कर लेते हैं आप गन बुलेट सिस्टम। गन बुलेट सिस्टम के अंदर हम लोग मान लेते हैं कि एक पिस्टल बना लेते हैं हम लोग। पिस्टल तो क्या बनेगी, देसी कट्टा ही बनेगा। और क्या बना सर एक गाड़ी लग रहा है सर एक चले जी गोली इसमें से भाई साहब, सर एक गोली लग रहा है तो जो मर्जी कह ले, सर एक गुस्सा मत होना अगर ये बुलेट जैसी ना दिखे। ये स्मॉल एम मास की बुलेट, कैपिटल एम मास का आपके पास ये पिस्टल हो गया, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल समझ लेते हैं थोड़ा सा, जुड़िए जानना। इसका स्ट्राइकर हम लोग बाहर दिखा देते हैं, स्प्रिंग सिस्टम से कनेक्टेड होता है ये, तो समझने की बात है वैसे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। ऑब्वियस बात है कि सिस्टम इसको लेना है ना, सिस्टम इसको लेना है। क्लियर है जी? जो स्ट्राइकर है वो पिस्टल का पार्ट है। बुलेट को इंडिविजुअल माना जा सकता है, अलग माना जा सकता है, ये निकल के अलग होगी तो इससे। यस सर। क्लियर है जी? यस सर। जैसे ही आपने ट्रिगर को पुल किया, ट्रिगर को पुल करना सिर्फ स्ट्राइकर के रिलीज होने का इशारा है, वो स्ट्राइकर को पुल करने का इशारा नहीं है। आप जब ट्रिगर पुल करते हो, स्ट्राइकर पुल करते हैं, बिल्कुल पुल करते हैं, वो जब पुल कर रहे हैं तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो रही है। Yes. अचानक खटक की आवाज आई यस सर। तो फोर्स होना तो बंद हो गया। अब ये स्ट्राइकर अब आ रहा है जी, वो सब कुछ मोमेंटरी है। अब ये स्ट्राइकर अब आ रहा है और ये बुलेट को हिट करेगा, लेकिन उसको हिट करने से पहले की बात समझते हैं कि सिस्टम, अगर हम गन प्लस बुलेट को बोलते हैं
तो स्ट्राइकर ने बुलेट पे फोर्स लगाया तो बुलेट ने स्ट्राइकर पे फोर्स लगाया, यस सर, तो सिस्टम पर F नॉट तो हो गया 0 along x, यस सर, और इसका VCM इनिशियल 0 था, सिस्टम तो नहीं चल रहा था पहले। यस सर, हाँ नाम जवाब दे दीजिएगा। Yes, sir. तो लिख रहा अभी भी भैया क्वेश्चन क्या बनता है इसके अंदर, अगर ये बुलेट v स्पीड से अलग हुई तो गन की रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है जी। तो लिखना अभी भी यही है, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, इसको हम लोग पॉजिटिव साइड बोल देते हैं। इनिशियल मोमेंटम दोनों का 0 था, दोनों नहीं चल रहे, M1 V1 भी 0, M2 V2 भी 0, लेकिन बाद में बुलेट अगर आगे गई है तो गन पीछे जाएगी। ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा, तो गन की वेलोसिटी तो ये आ गई, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी तो ये आ गई। यस सर, नेगेटिव का मतलब ये रिकॉइल है, हाँ जी सर, नेगेटिव का मतलब ही रिकॉइल है, तो रिकॉइल सिर्फ स्पीड निकालनी हो तो वो ये आ गई, हाँ जी सर, वो वेलोसिटी थी जो बता रही थी कि गन की वेलोसिटी बुलेट की वेलोसिटी के अपोजिट होगी। हाँ जी सर, इसका क्या नाम रख दे, रिकॉइल स्पीड। रिकॉइल स्पीड, मास गन का पिस्टल का बुलेट से ज्यादा होगा, यस सर, इंप्लाइज कैपिटल V जो होगा वो छोटे v के कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल होगा। आने में जवाब दे दीजिए। यस सर, क्या पूरी बात समझ में आई गन बुलेट सिस्टम की आप लोगों को कि कैसे काम करता है सिस्टम? सर लास्ट वाला जो नहीं है, ये इनइक्वालिटी यस सर, कैपिटल M इससे बड़ा है, हाँ जी सर, कोई गलत तो नहीं की चीज, नहीं सर, तो एक बहुत बहुत बड़ा होगा M by M से, हाँ जी सर, आने में जवाब दे दीजिए। यस सर, यानी चीज बहुत छोटी होगी, इस v को कौन मिले जा, v by v खुद इक्वल है m by m के, और ये m by m एक से बहुत छोटा है, यस सर, तो ये v by v भी बहुत बहुत छोटा होगा एक से, इस छोटे v को सामने ले जा, बड़े वाला भी बहुत बहुत छोटा होगा स्मॉल v से। यानी गन की रिकॉइल स्पीड जो होगी, पिस्टल की रिकॉइल स्पीड बुलेट के कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल है, ठीक है सर, लेकिन झटका तो जोर से लगता है, हाँ जी सर, लेकिन झटका तो जोर से लगता क्योंकि है, वो है तो मैसिव, झटका तो पूरा mv कहलाएगा। ये पूरी जो चीज लिख रहे हैं m into v, झटका तो इसकी वजह से लग रहा है। ये बात मैं पहले ही बताई हुई है कि तुम्हारे सामने से 5 मीटर पर सेकंड से बॉल आ रही हो तो अलग बात है, 5 मीटर पर सेकंड से ट्रक आ रहा हो तो अलग बात है। बॉल आ रहा है तो पकड़ लेंगे, ट्रक आ रहा है तो चुपचाप साइड में हो जाएंगे, तो निकल ले भाई। बात समझ में आ रही है? यस सर, उसमें वेलोसिटी का रोल नहीं है, साथ में मास का रोल भी इंपॉर्टेंट हो गया, m into v का रोल होता है उसके अंदर। क्या तुम्हें पूरी बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर, नोट कीजिए गन बुलेट सिस्टम। यस, नोट करेंगे पूरा गन बुलेट सिस्टम। तो F net 0 हो तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, ये मैं देखना आ गया जी। F net 0 तो मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे अप्लाई कर रहे हैं, इन स्टार्टिंग की प्रॉब्लम्स में हमें देखना आ गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और रेज होता है, ध्यान देते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग। जिस इंस्टेंट पर ट्रिगर को पुल किया गया और स्ट्राइकर बुलेट को हिट करता है, तो इससे पहले सिस्टम के पास, इस सिस्टम के पास सिर्फ और सिर्फ नाम के ऊपर स्टोर्ड थी ये पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है जी? बाद में इस सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है, लेकिन इस काइनेटिक एनर्जी की अमाउंट उस स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बुलेट का जो गन पाउडर है जब वो बर्न होता है तो वो भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो भी थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। तो याद रखिए, इस तरह की
प्रॉब्लम में कभी भी काइनेटिक एनर्जी बिफोर या एनर्जी बिफोर इक्वल टू एनर्जी आफ्टर नहीं बोलते होते हैं। मैकेनिकल एनर्जी बिफोर इवेंट इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी आफ्टर इवेंट नहीं बोलते होते। एक बॉम्ब बड़ा फट गया तो बॉम्ब को अगर पीसेस में वो फटा, ब्लास्ट हुआ, बस्ट हुआ जो अलग अलग पीसेस में, तो हर पीस के पास काइनेटिक एनर्जी है। चाहे 2 पीस करो आप उसके, चाहे 3 पीस करो, चाहे 4 पीस करो, ठीक है जी। उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आई है, स्टार्टिंग में तो कोई काइनेटिक एनर्जी थी नहीं, वो अंदर की जो केमिकल एनर्जीज है उसकी वजह से रिसीव हुई है। तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन तो भी बोल सकते हैं, क्योंकि बम का फटना, बम का एक्सप्लोड होना एफ नेट 0 था सिस्टम पे। Whatever happens that happens due to internal forces। एक दो क्वेश्चन हम लोग बॉम्ब एक्सप्लोजन के करके देखते हैं, जिससे मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में यहाँ पर भी बोलना है। लेट मी टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये वाले प्रॉब्लम्स दे रहे हैं हम लोग, ठीक है जी। स्टार्टिंग में बॉम्ब रेस्ट में ऐसे क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। मान लीजिए ये एक 3m मास का बॉम्ब है, ठीक है जी। 3m मास का एक बॉम्ब है। इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 equal pieces of mass m, out of which 2 pieces move with the same speed v along x and y axis perpendicular to each other। Find number 1 velocity vector of third piece, speed of third piece, kinetic energy of a system after explosion। ये 3 चीजें निकालनी है, ये 3 चीजें सॉल्व करनी है आप लोगों को। अब इसमें F बराबर M में लग नहीं सकता, वर्क इस दोनों लग नहीं सकती। फाइनल में जवाब दे दीजिए। यस सर। F बराबर M में कहां से लग जाएगा, कोई चक्कर ही नहीं लगने का इसमें, और वर्क इस दोनों में कोई चक्कर नहीं बन रहा इसमें तक, तो बात ही नहीं है। तो बम का फटना किस तरीके की प्रॉब्लम बनेगा देखते हैं। हम कहेंगे पड़ा फटा, इस पे एफ नेट 0 था, वीसीएम इनिशियल 0 था। हाँ ना, जवाब दे दीजिए। यस सर। इसका मतलब मोमेंटम बिफोर इक्वल टू मोमेंटम फाइनल। हम मोमेंटम की बात ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालनी है। हमें डेल आरसीएम की बात करने के लिए जिक्र कहीं नहीं किया इस क्वेश्चन में। क्या तुम्हें पूरी बातचीत समझ में आ रही है? yes. कैसे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चीज को देख रहे हैं। वेलोसिटी निकालने की क्या क्या तरीके पता हम लोगों को। हमने वेलोसिटी एक्सेशन की वजह से निकाली, v इक्वल टू u प्लस एटी करा के निकाली, या फिर इंटीग्रेशन से निकाली। लेकिन यहाँ से कोई अप्रोच ही नहीं है। इवेंट हुई है एक, इससे जस्ट पहले, इससे जस्ट बाद। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है क्या बच्चों? yes. तो सोचिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये वाला। कोई आइडिया देखिए इसके अंदर। आंसर नहीं है वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन सही है, वैल्यू सही है, डायरेक्शन तो सही मार्क की है। इधर सॉल्यूशन का डायग्राम डिजाइन कर रखा है ना वरदान ने, तुम लोग भी बनाई लोगों कोई बड़ी बात नहीं है इसको। तो बताओ क्या करूं, 3 इक्वल पीसेस एक्स वाई बोल चुके हैं, तो ये तो बनाना ही पड़ेगा। फाइनल में जवाब दे दीजिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या करूं मैं, बिफोर एक्सप्लोजन ये सिचुएशन है। एक एम पीस ये रहा जो V से इधर जा रहा है, yes. दूसरा एम पीस ये रहा जो V से इधर जा रहा है।
थर्ड पीस किधर जाएगा? सर Z अनडाउटली वो 135 डिग्री पे जाएगा इस क्वेश्चन में। आयना में जवाब दे दीजिए। Yes, sir. ये थर्ड पीस हो गया जो इधर जा रहा है। क्लियर हुई ये बात या नहीं हुई क्लियर? ये तो फीलिंग से समझ में आ गया बात की। यस सर। अब बात आती है कि इसको लिखेंगे कैसे। तो लिखिए, देखिए जी ये बात तो समझ में आ रही है कि तीसरा पीस उधर जाएगा। प्रॉब्लम तो बोलना सीखते हैं। क्या ये समझ में आ गया कि प्रॉब्लम f बराबर m में से सॉल्व नहीं होगी? यस सर। क्या ये समझ में आ गया कि प्रॉब्लम किस लॉजिक से सॉल्व होगी? लॉजिक बोलिए, किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगी? मोमेंटम कंजर्वेशन से। क्यों? हम बोलेंगे सिस्टम पर f नेट 0 है। f नेट 0 है का मतलब dp 0, dp by dt 0, dp 0, p before equal to p after event, यस सर। p before event equal to। तो आपने मुझे जो बोला उसको लिख के दिखा दो, बस तुम्हें भी ये लिखना आना चाहिए अपने आप। p before equal to p after, राइट? इसको लिख के दिखा रहा हूं, चेक कीजिएगा। क्वेश्चन की वर्डिंग रेज कर रहा हूं। इस बात को लिखने के दो तरीके हैं मेरे पास। तो पहले आसान सा तरीका लिखते हैं अपने, बिफोर एक्सप्लोजन मोमेंटम इज 0। हां ना जवाब दे दीजिए। जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन इसका मोमेंटम है mvi कैप, इसका मोमेंटम है mvj कैप, और तीसरे का मोमेंटम मुझे निकालना है। हां ना जवाब दे दीजिए। यस सर। आ गया तीसरे का मोमेंटम आ गया भाई साहब। इसको चक्के इधर ले आओ, p3 इक्वल टू माइनस, इसको तो इधर का इन दोनों को चक्के इधर लेके आए माइनस mvi कैप माइनस mvj कैप। तो तुम इधर तो भेज लो माइनस और माइनस में आ गया, तो दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी निकालनी थी, भूल मत जाना वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालनी है तो उसका m वेक्टर v लिख लेते हैं। ये v3 है, मास इसका है mv3 माइनस mvi माइनस mvj, m से डिवाइड हो गया तो v3 की वैल्यू आ गई माइनस vi माइनस vj। ये आ गई वेलोसिटी। स्पीड निकालनी तो मैग्नीट्यूड निकालना था, ये आ गया √2v। जवाब दो भैया। यस सर। क्या तुम सबको ये पूरी बात से समझ में आ गई है? यस सर। इसका मोमेंटम कितना पहले था? इसका mvi, इसका mvj, इसका निकालना था p3 की जगह पे क्या लिख दिया क्योंकि वेलोसिटी निकालनी थी mv3। मोमेंटम आ गया तो ये भी आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी निकाल देता हूं, पहले सेकंड मेथड इसका और लिख लेते हैं। इसका सेकंड मेथड और लिख लेते हैं। इसका p इनिशियल कितना है? 0, p फाइनल भी कितना होना चाहिए? 0। मैग्नीट्यूड में 0 होना चाहिए। ढंग से सुनना बात को। इससे इसका स्पीड निकालूंगा मैं। हम बोलेंगे कि इस पीस और इस पीस का जो मोमेंटम है, इन दोनों का नेट मोमेंटम हो गया √2mv। इन दोनों का मोमेंटम हो गया 1 और 2 का रिजल्टेंट हो गया √2mv। तो तीसरे का मोमेंटम इसके बराबर और अपोजिट होना चाहिए। यस माइनस √2mv। माइनस की जरूरत नहीं, बोल रहे हैं बराबर अपोजिट क्योंकि सारी बात मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख रहे हैं। यस तो ये वाला मोमेंटम और ये वाला मोमेंटम यस सर। mv3 इक्वल टू √2 टाइम mv। तो v3 की वैल्यू यहां से भी आ गई √2v। जवाब दे दीजिए, क्या तुम्हें Yes, समझ में sir. आ गया क्या? ये 45 है तो ये भी 45 होगा, मतलब ये 135 डिग्री बन गया यहां से। यस सर। जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है क्या तुम सबको यार? यस सर। क्लियर है जी? यस सर। तो पूछ बेटा। सर 180 नहीं होगा। यहां से 45 है तो एंगल तुम्हें बाकी यहां से नाप रहा हूं ना। उधर से ये भी 135 और ये भी 135 है। यस और नो में जवाब दे दीजिए कुछ। लास्ट चीज काइनेटिक एनर्जी जो कि एक्सप्लोजन के अंदर से आई है, जो कि केमिकल एनर्जी थी, जो कि बाद में काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म मिली। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी पहले पीस के लिए हाफ mv², दूसरे के लिए भी हाफ mv², तीसरे के लिए हाफ m √2v का होल स्क्वायर। तो कितनी आ गई काइनेटिक एनर्जी रिलीज जो हुई है? हाफ mv², 1 2, ये mv² हो गया
तो 2 MB स्क्वायर एनर्जी रिलीज हुई है। ये मिनिमम रिलीज एनर्जी है। मिनिमम रिलीज एनर्जी कितनी है? ये वाली है। व्हाई आई एम सेइंग इट मिनिमम रिलीज एनर्जी? क्योंकि आवाज भी हुई होगी और रोशनी भी निकली होगी बॉम्ब एक्सप्लोजन में, Yes, sir. लेकिन हम सब कैट एनर्जी को गिन पाए। तो मिनिमम रिलीज एनर्जी तो ये वाली है ही है। Yes, sir. जवाब दे दीजिए। क्या ये बात पूरी समझ में आ गई कि आप Yes, सबको sir. कैसे करना है? लिख लीजिए इस क्वेश्चन को फटाफट। Okay. समझ में आ गया बच्चों आप सबका ये क्वेश्चन? Yes, sir. सेम ऐसा क्वेश्चन एक और कर दीजिए, फिर आप लोग लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं आज का ये वाला। सेम यही क्वेश्चन पूछूंगा विद स्लाइड चेंज। Okay. तो स्लाइड चेंज देखिए क्या है। इरेज कर दूं सारी साइड ये वाली। इस प्रॉब्लम में आपके पास जो बॉम्ब दिया हुआ है वो भी रेस्ट में है, लेकिन उसका मास है 4m और ये 4 इक्वल पीसेस में ब्रेक होता है। 4 इक्वल पीसेस में ब्रेक हुआ, जिसमें से एक पीस प्लस x में, एक y में, एक z में गया। तो चौथे पीस का क्या हुआ ये बताना है। चौथे पीस के लिए ये दो चीजें बतानी है, उसका वेक्टर भी, उसकी स्पीड और काइनेटिक एनर्जी कितनी है सिस्टम की फाइनल, ये बतानी है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही रहेगी। तो बड़ी जल्दी में लग रहा है और तू बड़ी जल्दी में लग रहा है। सेम नहीं आराम से बोलो। चौथी डायरेक्शन में अच्छा हाँ हटा दो इस क्वेश्चन को पहले नहीं, हटा दो। सर ऐसे दिखता रहेगा तो कुछ और इतना सोच लो। चौथी डायरेक्शन में अरे भैया पर तो स्पीड बता दे भाई साहब। तो स्पीड उसकी मैग्नीट्यूड में होगी √3v स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में √3v स्पीड आ गई है। हाँ जी। क्या तुम सबको समझ में आ गई √3v स्पीड कैसे आई है? Yes, sir. कैसे आ गई √3v स्पीड? Sir, क्योंकि तीन अब आपके सामने इससे एक यूं गया, एक यूं गया, एक यूं गया, तो फिर वो यहीं जाएगा। Yes, sir. इस mv का जरूर √3mv आएगा। Yes, sir. √3mv इक्वल टू जो फोर्थ पीस है वो v4, तो v4 की वैल्यू ये वाली है। और v4 का वेक्टर फॉर्म निकालना हो तो -vi -vj -v, ये v4 की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी 3mv स्क्वायर आई जाएगी। हाफ mv स्क्वायर एक बार आ गया, हाफ mv स्क्वायर दूसरी बार आ गया, हाफ mv स्क्वायर तीसरी बार आ गया, और चौथी बार में √3v का होल स्क्वायर। 3/2 ये और 3/2 ये, 3mv स्क्वायर इज द आंसर। जवाब दे दीजिए, समझ में आ गया? Yes, sir. क्लियर है जी सबको? Yes, sir. तो ठीक है, फिर आज के इतना काफी है, कल कंटिन्यू करेंगे जी। Okay, sir. ठीक है? Yes, sir.